नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोग की डिमांड पर उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर लेकर मैं आ चुका हूं। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर, यूपी स्पेशल करंट अफेयर, ये सब कुछ इसमें हम लोग जानेंगे डिटेल्स के साथ। इमेजेस भी होंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा, क्वेश्चंस भी होगा। तो पूरा अच्छे से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आने वाली यूपीएसआई की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग अभी जो मंथ चल रहा है इससे पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट 1 ईयर को हम लोग कवरअप करेंगे। अगर एक वीडियो में हो पाता है तो एक वीडियो, नहीं तो इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बना सकूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, एमजेटी ऐप है, अपना एप्लीकेशन है, इस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। क्विज़ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ से जा करके आप PDF क्विज़ वगैरह सब प्राप्त कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमजेटी ऐप लिख करके सर्च करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। अगर आप हमारे पेड बैच लेना चाहते हो तो यूपी लेखपाल का भी है, ग्रामीण परिवेश का इंडिविजुअल बैच है, इसके अलावा दोस्तों यूपी पुलिस का खाकी बैच है। तो इन सब बैच में से अगर आपको कोई लेना है तो आप इसे ले सकते हो सबसे कम दाम पर। आप किसी भी यूट्यूब पर देख लोगे, किसी भी चैनल पर सबसे कम प्राइस पर सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ यहाँ पर आपको वीडियो कोर्स मिलेगा। अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, लगातार डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं, आते रहते हैं। तो आपको सिंपली जा करके एप्लीकेशन पर चेक करना है कौन सा ऑफर चल रहा है, उसका पर्टिकुलर कूपन कोड दिया होगा, आपको वो एंटर करना है और आप डिस्काउंट पा जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर करते हुए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ? तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों अभी हाल ही में रामपुर जिले में अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। आगे चल करके उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में स्थापित किया जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत में रामपुर जिले में ये अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। बेसिकली इस सरोवर में एक प्रकार से समझ लो कि जीवाणुउद्धार किया गया है। जो कोई तालाब हुआ करते थे उनको इस प्रकार से बिल्कुल स्टैंडर्ड बना करके अच्छे से मॉडिफाई किया गया है, उसको और तरीके से सुंदर रूप दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला पहला जिला बन गया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए दोस्तों अमृत सरोवर पहल शुरू किया गया है और इसके तहत 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। किस राज्य ने धार्मिक स्थलों पर नए माइक लगाने और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मस्जिदों से और मंदिरों से माइक्स हटवा दिए हैं, साथ ही साथ धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है। तो उत्तर प्रदेश का ये बड़ा एक्शन है, योगी सरकार का बड़ा एक्शन है। ये ऐसा इसलिए किया गया है जिससे धार्मिक हिंसा और दंगों को रोका जा सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक्शन लिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला बन गया है आगरा। आगरा दोस्तों यूपी में पड़ता है, इस वजह से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यूपी के आगरा जिले में अब वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम होगा और ये अभी वहाँ पर जितने भी पुराने मॉडल के जो सीवर सिस्टम थे उनको चेंज किया गया है। खास तौर से ताजमहल के पास के सीवर सिस्टम को यहाँ पर चेंज किया गया है। ओके, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाया गया है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन दोस्तों अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो झांसी का रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से होगा। कुछ और भी नाम चेंज किए गए हैं। अच्छा, झांसी से एक पॉइंट मैं आपको हमेशा याद करवाता हूँ, जो ODOP योजना था ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, उस योजना के तहत झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो ये भी आप याद रखेंगे। कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन लिंक कर सको तो लिंक जरूर किया करो। एक बार आप लोग लिंक करके तुरंत रिवाइज कर लोगे ना तो वो आपके माइंड में रिकॉल होने के लिए तैयार रहा करेगा अगली बार से। फिलहाल कुछ और भी नाम चेंज हुए हैं उत्तर प्रदेश से रिसेंटली। वैसे तो बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, लेकिन कुछ जो बड़े चर्चित नाम हैं, जैसे फैजाबाद जिले का नाम बदल करके अयोध्या किया गया था। यहीं पर दोस्तों मैं अगर एयरपोर्ट की बात करूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन होने वाला है 2023 के पहले 2023 तक समझ लो वो चालू हुई हो जाएगा, अभी काम चल रहा है। और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होंगे। अभी वीडियो आप देखते चलिए, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया। मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे नाम चेंज किए गए और भी बहुत सारे नाम लाइन में भी लगे हुए हैं। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है दोस्तों मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। 700 करोड़ की लागत आएगी और इसमें इस विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की, ट्रेनिंग देने की क्षमता होगी। ये एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है। ओके, वैसे अगर मेजर ध्यानचंद जी आए हैं तो इनसे आपको लिंक करके याद रखना है। इन्हीं की जयंती के अवसर पर भारत में खेल दिवस मनाया जाता है और इन्हीं के नाम पर अब खेल रत्न का नाम कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि भारत के खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ओके, चलिए अगला। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जनरल बिपिन रावत जी की याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक सैनिक स्कूल का नाम बदल करके विपिन रावत जी के नाम पर रख दिया है। विपिन रावत जी आपको पता होगा दोस्तों, भारत के पहले CDS थे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था, तो इन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए दोस्तों ये चेंजेस किया गया है, नाम रखा गया है। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। ओके, अब देखिए कुछ और नाम जो परिवर्तित हुए हैं हाल फिलहाल में, इनको भी यहीं पर लिंक कर दिया गया है। जैसे भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला भारत का पहला स्टेशन बना था, इसका नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। तो याद रखिएगा, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला भी ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। मणिपुर का माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये माउंट मणिपुर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। है कहाँ पर? तो ये है अंडमान और निकोबार में। अब आप सोचोगे माउंट, इसमें भी मणिपुर है और यहाँ पर भी जो नाम चेंज किया गया यहाँ पर भी मणिपुर है, तो अंडमान निकोबार में कैसे? तो इसके पीछे स्टोरी है, मैंने आपको बताया था। एक राजा थे मणिपुर के, उनको अंडमान निकोबार में जाकर के कैद किया गया था, तो इसीलिए वहाँ के नेशनल पार्क को माउंट मणिपुर नेशनल पार्क दिया गया है नाम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बताया मैंने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ है। यूपी का मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, ये यूपी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। पंजाब का मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है, ये ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से अब जाना जाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों अभी नेपाल सीमा के पास, नेपाल बॉर्डर के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये आप देख पाएंगे, उत्तर प्रदेश का खूबसूरत मैप है और ऊपर जस्ट है इसके नेपाल। तो नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 4 गांव का नाम बदला गया है। ये नाम कौन कौन से हैं? भवानीपुर, तेठिया, ढाकिया और बिछिया। ठीक है, तो इन 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। ठीक है, राजस्व गांव क्या होता है? राजस्व गांव एक प्रशासनिक क्षेत्र होता है दोस्तों। इस राजस्व गांव के तहत दोस्तों कई क्षेत्र मतलब कोई जरूरी नहीं है गांव के अंदर एक ही गांव हो। राजस्व गांव जब कोई घोषित हो जाता है उसके अंतर्गत कई गांव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आम जनता द्वारा चुने गए प्रधान नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक क्षेत्र है। तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई प्रधान अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, तो अब सरकार की योजनाओं का अच्छे तरीके से जिससे लाभ भी वहाँ पर मिल पाएगा, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया होते हैं वहाँ पर प्रधान, ग्राम प्रधान कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी उनको मैनिपुलेट कर सकता है पैसों के बल पर। तो इसीलिए यहाँ पर प्रशासनिक क्षेत्र का अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की जा रही है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह स्थापित की जाएगी पैरा एथलीट के लिए, पैरा जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनके लिए। तो 2024 तक बनकर के तैयार हो जाएगी और 2024 पैरालंपिक तक काफ़ी ज़्यादा इसमें पैरालंपिक्स में भारत का अच्छा सुधार देखने को भी मिल सकता है। बैडमिंटन में भी अगर ट्रेनिंग किए रहेंगे अच्छे से। तो फिलहाल भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच कौन है? गौरव खन्ना जी। ओके, अगला, हाल ही में लखनऊ की IPL टीम का क्या नाम रखा गया? आपको पता होगा IPL में 2 नई टीमें आई हुई हैं, एक है लखनऊ सुपर जायंट्स, एक है गुजरात टाइटंस। तो 2 नई टीमें आई हैं, एक लखनऊ की टीम है और लखनऊ सुपर जायंट्स। इस टाइम पर मैं अगर बात करूं, वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं टेबल में, लेकिन अभी मैं बात करूं पॉइंट टेबल में टॉप पर चल रही है। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स। फिलहाल आगे देखते हैं, और देखो वो कोई जरूरी नहीं है वो टॉप पर ही रहे, और चेंजेस भी होते रहते हैं। IPL मैच है, अभी चल रहा है जब तक फाइनल नहीं हो जाता। अगला, हाल ही में किस राज्य के अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और गुजरात
इन दोनों राज्यों के एक एक अभ्यारण्य को रामसर साइट में ऐड किया गया है। अब इसमें चूंकि उत्तर प्रदेश भी है, इस वजह से ये खबर बन जाती है इंपॉर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश का एक रामसर साइट और गुजरात का एक रामसर साइट, गुजरात से एक रामसर साइट आया हुआ है। तो खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में है, इसको रामसर साइट के रूप में ऐड किया गया है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का है, इसको भी रामसर साइट में ऐड किया गया है। अब टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई 49, लेकिन उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या हो गई 10। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महान इंपॉर्टेंट का लगा लीजिए यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं। ठीक है, यानी जो टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, तो 10 रामसर साइट हैं। क्लियर है। तो फिलहाल गुजरात में 4 हैं और टोटल इंडिया में 49 है। रामसर साइट क्या है? 1971 में 2 फरवरी को दोस्तों ईरान के रामसर शहर में एक वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, उसी के आधार पर ये रामसर साइट की एक लिस्ट निकाली गई। दुनिया भर के जो भी आर्द्र भूमि होते हैं उनको लिस्ट किया जाता है। अगर पूछा जाए भारत में पहला रामसर साइट कौन था, तो आप बताएंगे चिल्का झील। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ चिल्का झील कहाँ पर स्थित है और किस लिए ये फेमस है। 2 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। मैंने आपको कहा था ना बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाली ये वीडियो। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो आप, इस वीडियो को डाउनलोड करके रखो आप, इस वीडियो को शेयर करके रखो आप। ठीक है ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में कहाँ की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का अवार्ड प्राप्त किया? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस 2022 की जो परेड होती है प्रत्येक वर्ष, उसमें राज्यों के द्वारा झांकियां निकाली जाती हैं। अब उसमें झांकियों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में अवार्ड भी दिया जाता है। तो 2 बार से उत्तर प्रदेश की झांकी जीत रही है अवार्ड। उत्तर प्रदेश ने 2021 की झांकी में भी अवार्ड जीता था और 2022 की भी झांकी में अवार्ड जीता था गणतंत्र दिवस की परेड में। 2021 और 2022 दोनों आपको याद रखना जरूरी है। तो 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाया था दोस्तों ओडीओपी योजना को, अपने ओडीओपी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ओडीओपी योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना को दिखाया। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाया। इन दोनों को दिखाने की वजह से 2022 की झांकी में इसने जीता पहला पुरस्कार। ओके, अच्छा 2000 अगर पूछा जाए 21 में किसके लिए जीता था इसने, तो 2021 में दोस्तों 2021 में राम मंदिर और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा दिखाई गई थी, ये झांकी इनकी दिखाई गई थी। तो इसके लिए भी जीता था उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार। क्लियर है बिल्कुल। और अगर सेकंड पर पूछा जाए 2022 में सेकंड थर्ड पर किसका रहा स्थान, तो कर्नाटक सेकंड पर रहा था, तीसरे स्थान पर मेघालय रहा था। ओके, अगला, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें से एक था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, ये 5 राज्य थे जहां पर चुनाव हुआ। इन पर सब पर आपको सेपरेट वीडियो भी दी गई। तो यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश भी था, तो सीएम तो सेम वही आ गए, योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सीएम बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री में एक चेंजेस देखने को मिला। केशव प्रसाद मौर्य जी ये तो पहली बार भी थे, पिछली बार भी थे, बात करें अगर डिप्टी सीएम की। और ब्रजेश पाठक, ये नया नाम जुड़ा, ब्रजेश पाठक दोस्तों ये आए हुए हैं अब नए उप मुख्यमंत्री के रूप में। उपरोक्त दोनों यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। तो योगी जी का शपथ ग्रहण हो चुका है दोबारा से। और शपथ किसने दिलाई है? आनंदीबेन पटेल ने, क्योंकि गवर्नर ही शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को। तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये 2 नए डिप्टी सीएम होंगे, ठीक है ना, इस नई सरकार की। फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर तो 403 विधानसभा सीटें होती हैं। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है दोस्तों, जो कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एक अलायंस है, इसने 274 सीटें हासिल करी हुई हैं। और 37 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ यूपी में जब कोई सीएम दोबारा से वापसी किया है। ओके, चलिए तो अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने सतीश महाना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा के अध्यक्ष जरूर पूछे जाएंगे, डिप्टी सीएम पूछे जाएं या ना जाएं, लेकिन विधानसभा के स्पीकर जरूर पूछे जाएंगे। कारण ये है कि विधानसभा के स्पीकर जल्दी किसी को याद नहीं होते हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन सतीश महाना मोस्ट एक्सपीरियंस्ड विधानसभा के सदस्य, इनको बनाया गया दोस्तों
क्या, विधानसभा का स्पीकर, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष जिसे कहा जाता है। तो ये 18वें अध्यक्ष के रूप में आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का पहला अध्यक्ष भी पूछा जाएगा, तो आप याद रखना उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला देखते हैं, कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश अब बन गया है भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य। उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को पीछे कर दिया है, पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर फेंक दिया है और अब उत्तर प्रदेश बन गया है शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य। अच्छा, अगर फलों में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश अभी भी शीर्ष फल उत्पादक बना हुआ है। तो फल उत्पादक पूछेंगे तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश, और अगर सब्जी उत्पादक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करी? तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की हुई है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट के मन में स्कूल के प्रति मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ स्कूल में, क्योंकि आपने देखा कोरोना के टाइम पर प्रभावित हुआ, स्कूल वगैरह बंद थे। तो दोबारा से कोरोना हटते ही दोबारा से कैसे स्कूलों के प्रति लोग अपने बच्चों को भेज सकें और बच्चे भी थोड़ा अवेयर हो सके, इसके लिए स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया गया है। तो खास करके छोटे मोटे जो ज़िले हैं वहाँ पर ऐसे अभियान चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े बड़े सिटीज़ में तो माँ बाप वैसे ही अवेयर होते हैं और वो बच्चों को भेजते हैं। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से ये शुरू किया गया है, क्योंकि श्रावस्ती जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर साक्षरता सबसे कम है। ध्यान रखिएगा, ये भी मिला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये सभी जो स्टैटिक जी के हैं, जैसे साक्षरता सबसे कम है, साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है। और स्टैटिक जीके के लिए ही मैंने तो कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो आप अगर कोर्स लेते हो तो उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो स्पेशल वीडियोज़ दी गई हैं, कम से कम 15 वीडियोज़ दी गई हुई हैं, और उसमें स्पेशल यूपी स्पेशल से रिलेटेड हर चीज़, कृषि, जलवायु, जनगणना, हर एक चीज़ उसमें कवर अप किया गया है। अगला, हाल ही में किस बटालियन को थल सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट कलर्स भेंट किए? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में डोगरा रेजिमेंट है एक फैजाबाद में, तो वहाँ पर डोगरा रेजिमेंट के बटालियन को, 2 बटालियन को थल सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट कलर्स दिए हैं। अब चूंकि ये डोगरा रेजिमेंट उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है, ठीक है ना, फैजाबाद का नाम तो अयोध्या हो गया है, तो इसी वजह से ये भी क्वेश्चन बन गया। तो डोगरा बटालियन की 2 बटालियन, एक 20वीं डोगरा बटालियन और 21वीं डोगरा बटालियन, इन दोनों बटालियन को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? उस टाइम के थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा। अभी थल सेना अध्यक्ष कौन है? अभी हैं दोस्तों कौन? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे जी हैं, ठीक है ना। अच्छा, मनोज नाम आपको याद रखना चाहिए। थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, हो सकता है मे भी आगे CDS ये बन जाएं, ठीक है ना, जल्दी ही। इसके अलावा मनोज नाम, मनोज पांडे आप नए थल सेना अध्यक्ष बोलेंगे। इसके अलावा मनोज कुमार कटियार, मनोज कुमार कटियार, ये कौन है जी? ये बन गए हैं NDA के, नेशनल डिफेंस एकेडमी के। तो ये मनोज 3 मिला मन्ना, मनोज 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 मनोज, तो 3 मनोज आप याद रखेंगे। ओके, अगला, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया? किसने प्रदान किया है? तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये प्रदान किया है, लेकिन मिला किसे है ये होना चाहिए था क्वेश्चन। तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। किसे? उत्तर प्रदेश ने जीता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार एक बार फिर से मिला उत्तर प्रदेश को। इसमें कई प्रकार के पुरस्कार दिए गए। नई दिल्ली में ये 3रा संस्करण था जिसका आयोजन किया गया। तो कई प्रकार के इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे टॉप स्टेट, टॉप सिटीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर टॉप स्टेट में उत्तर प्रदेश रहा था टॉप पर, 2nd पर राजस्थान, 3rd पर रहा था तमिलनाडु। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ जिला मुजफ्फरनगर को चुना गया है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का जिला है, इसे सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र के लिए चुना गया है। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्रों के लिए चुना गया है। मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट नहीं दी हुई है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र दिए गए हैं, सभी क्षेत्रों के लिए एक एक जिला चुना गया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए उत्तर प्रदेश है, तो आप उत्तर प्रदेश से मतलब रखिए। अगला, भारत और अमेरिका के 19वें सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में 19वां सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन अभी किया गया आगरा, उत्तर प्रदेश में। आगरा, फिर से रिवाइज करो, सीवेज सिस्टम लागू करने वाला, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम लागू करने वाला पहला ये बना सिटी, ठीक है ना। चलो फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं। 19वीं इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग हुई यहाँ पर आगरा में, उत्तर प्रदेश में। अगला, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो
उत्तर प्रदेश है यहाँ पर दोस्तों तीसरे स्थान पर। देखिए उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी लेवल के एग्जाम देने जा रहे हो। तो इसमें टॉप पर तो है राजस्थान, लेकिन सेकंड पर छत्तीसगढ़ है और थर्ड पर है उत्तर प्रदेश। तो आपको उत्तर प्रदेश की रैंक बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। सौभाग्य योजना की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सहज बिजली हर घर योजना। तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को हुई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। इसके तहत क्या होता है कि बिजली को हर एक घर तक पहुंचाना, ये इसका लक्ष्य रहा करता है। तो फिलहाल सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण भी अब शुरू किया गया है, जिसमें राजस्थान शीर्ष पर रहा है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। अगला, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पर। अब देखो ये मत समझना कि अच्छी रैंकिंग है, ये खराब रैंकिंग है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश में भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, मतलब कि जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस का फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना। ये मत समझना इसको पढ़ करके कि यहाँ पर प्रेस की फ्रीडम है इसलिए उत्तर प्रदेश दूसरा बना है राज्य जहाँ पर अच्छा है। नहीं, यहाँ पर बुरा है, क्योंकि पहले पर कौन है? जम्मू कश्मीर। तो ये वो राज्यों की लिस्ट है, मतलब उस प्रकार से रैंकिंग डिजाइन की गई है कि कहाँ पर प्रेस फ्रीडम सबसे ज़्यादा कठिन है, कहाँ पर जो रिपोर्टर्स होते हैं उन पर ज़्यादा अटैक होता है। तो फर्स्ट पर है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपोर्टर्स पर अटैक होते हैं। सेकंड पर है यूपी, जहाँ पर दूसरा सबसे ज़्यादा अटैक होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से रिस्क के लिए है, ठीक है। तो राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा ये जारी भी किया गया है। जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा, उत्तर प्रदेश सेकंड पर, थर्ड पर मध्य प्रदेश, फोर्थ पर त्रिपुरा, फाइव पर दिल्ली है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था इंटरनेशनल वाला, तो उसमें भारत 150वें स्थान पर आ गया है। 142 से आ गया 150वें पर, वहाँ पर भी भारतीय पत्रकार पिटाए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने इसको बताया था, डिस्कस किया था। उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर है, ठीक है ना। सेव वाटर सेव फ्यूचर, आप जानते हो वाटर डे आप कमेंट करके बताओगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अभी रिसेंटली मनाया गया था, आप बताओगे कमेंट करके। तो फिलहाल जल शक्ति मंत्री द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा करी गई और इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा था, ठीक है। राजस्थान सेकंड पर और तमिलनाडु थर्ड पर रहा था। तो उत्तर प्रदेश में देखिए ये फिर मैंने आपको बताया कि जो जिलों के जिलावाज वाइज दिया गया था लिस्ट, सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और इनको बनाया गया है उत्तर प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी। ये राजेंद्र कुमार तिवारी जी का स्थान लेंगे, 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अब इनकी जगह पर मनोज जोशी को आवास और शहरी कार्यों का सचिव बनाया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीता? तो 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ये चैंपियनशिप जीती हुई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु के कोलपट्टी में आयोजित हुई चंडीगढ़ की टीम को हरा करके ये जीता हुआ है टूर्नामेंट। इसमें शारदानंद तिवारी टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर रहे हैं। ये हॉकी का टूर्नामेंट था। अगला, नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो नीति आयोग द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया गया है और इसमें बड़े राज्यों में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए नीति आयोग जब भी सूचकांक जारी करता है तो वो 3 प्रकार से जारी करता है, एक बड़े राज्यों में और एक छोटे राज्यों में और एक होता है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 3 प्रकार के इंडेक्स जारी किया करता है नीति आयोग। तो इसमें बड़े राज्यों में कौन सा रहा है टॉप पर? उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में अगर बात करें तो टॉप पर रहा है मिजोरम, यहाँ पर टॉप थ्री लिखा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली रहा है टॉप पर और ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पर केरल रहा है। तो ओवरऑल पूछा जाए तब आप केरल बताएंगे, ठीक है ना। बड़े राज्यों में आप उत्तर प्रदेश बताएंगे इसे। इस रिपोर्ट का नाम था हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। अगला, हाल ही में किसने कानपुर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन किया? तो कानपुर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कानपुर में भी मेट्रो अब शुरू हो चुकी है। कानपुर मेट्रो दोस्तों भारत की पहली मेट्रो बनी है जहां पर जो टिकटिंग वाली सुविधा होगी ना वो बिल्कुल QR कोड बेस्ड होगी। तो QR कोड बेस्ड ये टिकटिंग सुविधा वाला पहला मेट्रो बन गया है। तो IIT कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशनों को कवर करने वाली 9 किलोमीटर की रूट पर यह बनाई गई है मेट्रो सेवा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद कानपुर मेट्रो शुरू हुई है। लखनऊ में मेट्रो शुरू हुई थी 2016 को। फिलहाल परियोजना की लागत 11,000 करोड़ आप बताएंगे। इसके अलावा आप 32 किलोमीटर का कुल रूट बताएंगे, ठीक है।
टोटल रूट 32 किलोमीटर है, लेकिन अभी 9 किलोमीटर पर चल रही है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बनास डेयरी काशी संकुल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में बनास डेयरी काशी संकुल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है। बेसिकली ये एक फूड पार्क में कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और ये दूध के संशोधन के लिए बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन किया है और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फूड पार्क में। 475 करोड़ की लागत वाला ये एक कॉम्प्लेक्स होगा, काशी संकुल कॉम्प्लेक्स बनास डेयरी के नाम से, जो 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन संशोधित करने की क्षमता रखता है। अगला, किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर को मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत करी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की हुई है दोस्तों फ्री स्मार्टफोन योजना की 25 दिसंबर को। इसके तहत दोस्तों 1 करोड़ टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। अब देखिए, यूपी मुफ्त टैबलेट योजना 25 दिसंबर को ही क्यों शुरू की गई, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। 25 दिसंबर को जयंती होती है दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इसी अवसर पर शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट तो 25 दिसंबर को ही बांट दिए गए। उसके बाद बाकी जिलों में धीरे धीरे करके बांटे जा रहे हैं। ओके, तो इसके तहत कितना बांटा जाना है? 1 करोड़। MA, BA, BSc, ITI, पॉलिटेक्निक, MBBS आदि छात्रों को यहाँ पर दिया जाएगा अगर 60% और उससे अधिक का जो छात्र स्कोर किए होंगे मार्क्स, उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ एक कंडीशन है कि परिवार की वार्षिक आय 2 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई है, जो कि यूपी के CM हैं। इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। शांतनु गुप्ता की ये पुस्तक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही थी और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखेंगे। इससे पहले दोस्तों शांतनु गुप्ता ने एक और पुस्तक लिखी थी भारतीय जनता पार्टी अतीत, वर्तमान और भविष्य के नाम से, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, ये भी आप याद रखेंगे। जब योगी पहली बार CM बने थे तब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी? गंगा एक्सप्रेसवे। देखिए एक और पॉइंट यहाँ पर बोनस पॉइंट मैं आपको बता दूं, भारत में यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पर 3 एक्सप्रेसवे हैं। एक तो गंगा एक्सप्रेसवे अभी वर्किंग कंडीशन पे है, बन रहा है, इसका शिलान्यास रखा गया है। एक तो बनकर आगरा एक्सप्रेसवे बहुत पहले ही तैयार हो गया था, दूसरा अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ, इसका उद्घाटन हो चुका है। तो 3 ऐसे एक्सप्रेसवे वाला दोस्तों इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अभी गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर, ये देखिए मेरठ से प्रयागराज तक का होगा, 594 किलोमीटर का शिलान्यास किया गया है और 36,200 करोड़ रुपए की लागत आने वाली हुई है। 12 जिलों से होकर के ये गुजरेगा। यहाँ पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। सेम ऐसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अगर बात करें तो उसका तो उद्घाटन हुआ कूड़ेभार में, कूड़ेभार सुल्तानपुर में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का एक जिला है और जहाँ से मैं आता हूँ। तो वहाँ पर दोस्तों 3.2 किलोमीटर की दूरी का एयर स्ट्रिप बनाया गया है और उसका उद्घाटन हो गया है, वो तो संचालन भी शुरू हो गया है। अगला, 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अगेन किया। काशी विश्वनाथ धाम कहाँ पर है? वाराणसी में है, काशी में है। तो इसका काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को किया गया है। ओके, 339 करोड़ की लागत से काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज लोकार्पित किया गया है। 27 मंदिरों को विग्रह सहित स्थापित किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर। ओके, इसी को काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट को ही दिखाया गया था उस जो 2022 की जो गणतंत्र दिवस की झांकी थी और उसमें पहला पुरस्कार भी मिला। अगला, वीबॉक्स ने भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? इसमें उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पर भारत कौशल रिपोर्ट में। इसमें बताया गया है कि भारत कौशल रिपोर्ट में महाराष्ट्र टॉप पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो देखिए इसमें कौशल के माध्यम से उच्चतम रोजगार वाले ये शीर्ष 3 राज्य हैं। केरल तीसरे स्थान पर है, 9वां इस बार का संस्करण था। ओके, पुणे जो है ये सबसे ज़्यादा रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, यानी पुणे में सबसे ज़्यादा रोजगार के योग्य संसाधन है। उत्तर प्रदेश दूसरा है राज्य, पहले पर महाराष्ट्र है। अगला है, हाल ही में कहाँ के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दोस्तों हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है।
अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हैदरपुर वेटलैंड रिकॉग्नाइज है, ये किया गया है आर्द्रभूमि के रूप में, वेटलैंड के रूप में। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का 9वां बना था, ठीक है ना। अभी इससे पहले जो मैंने बताया शुरुआत में, वो उत्तर प्रदेश का 10वां बना था, यानी वो लेटेस्ट था, ये सेकेंड लास्ट है, ठीक है ना। अभी मतलब 9वां जो बना था, तो 9वां ये है बिजनौर में हैदरपुर का, और 10वां अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे खजादिया नेशनल पार्क को, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। अगेन मैं आपको सारा कुछ बता ही चुका हूँ। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूपी के बलरामपुर जिले में दोस्तों सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 9800 करोड़ की ये लागत से तैयार की जाएगी। 40 वर्षों से लंबित थी सिंचाई परियोजना, अब 4 वर्षों में देखिए यहाँ पर बीजेपी पार्टी अपना प्रमोशन भी कर रही है इसके माध्यम से कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अब सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। तो 11 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब इससे सिंचाई संबंधी समस्याएं समाधान के रूप में आएंगी। अगला, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी? आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, इसको मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश का आप देख रहे हो वीडियो, तो उत्तर प्रदेश ही होगा। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना इसका पूरा नाम है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों को, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये विकास योजना है। ओके, इसके तहत क्या होगा कि प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। सभी ऋणों को, जितने भी लोन हैं 2 करोड़ रुपए की सीमा तक, इनमें 3% प्रतिवर्ष ब्याज की सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। देखिए, ये जो डिटेल्स होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो डिटेल्स भी आपको पढ़ करके चलना है, ठीक है ना, क्योंकि आप यूपी स्पेशल का एग्जाम दे रहे हो। अगला, हाल ही में कहाँ पर दूरदर्शन केंद्र के दूसरे अर्थ स्टेशन का उद्घाटन हुआ? तो दूरदर्शन केंद्र के दूसरे अर्थ स्टेशन का उद्घाटन दोस्तों हुआ है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी और अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, दोनों ने इसका उद्घाटन किया। इसके अवसर पर आकाशवाणी के 3 FM स्टेशनों का भी उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का ये दूसरा अर्थ स्टेशन होगा। 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अगला, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में किस राज्य को गोल्ड ट्रॉफी दी गई? तो यहाँ पर दोस्तों गोल्डन ट्रॉफी मिली है उत्तर प्रदेश को 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में, ठीक है। तो इसमें देखिए नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में, और उत्तर प्रदेश को फोकस स्टेट के लिए मिला हुआ है गोल्डन ट्रॉफी। प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। बिहार को दोस्तों 6वीं बार मंजूषा कला के लिए गोल्डन अवार्ड मिला था, ठीक है। तो मंजूषा कला के लिए कौन पाया? बिहार। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया? तो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन रहा है दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले इसका नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, नाम बदल करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। तो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, इसका शिलान्यास किया गया है, यानी इस पर काम अभी चालू है, ठीक है। तो देखिए, ये बाकी के जो ऑप्शन में आपको नाम दिख रहे हैं, ये सभी के सभी यूपी के ही एयरपोर्ट हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल नोएडा एयरपोर्ट के बारे में जान लीजिए पहले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा होगा ही, ये एशिया का भी सबसे बड़ा होगा। साथ ही साथ ये दोस्तों विमानों की मरम्मत, रखरखाव और संचालन का भी सबसे बड़ा हब होने वाला है। और भारत में उत्तर प्रदेश अब इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है नोएडा, जहाँ पर ये बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहीं पर दोस्तों फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है 1000 एकड़ में। तो फिल्म सिटी भी आप याद रखेंगे, ये भी होने वाली है भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। फिलहाल सितंबर 2024 तक एयरपोर्ट चलने लायक हो जाएगा। 5 एयरपोर्ट यूपी के कौन कौन से हैं? एक तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है, बाबतपुर में, वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है, ये तो भी आप जानते ही हो। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कुशीनगर में है। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गौतम बुद्ध नगर में है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अयोध्या में है। तो ये भी आप जानेंगे 5 के नाम। 3 तो संचालन में है और 2 पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया दोस्तों नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जिसे गौतम बुद्ध जिला के नाम से, गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण रोधी टावर लगाया गया है।
इसको लगाने के लिए BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की सहायता ली गई है, यानी उसकी मदद से ये स्थापित किया गया है। ये क्या करेगा, ये दोस्तों वातावरण को शुद्ध रखेगा, यानी कि एयर को प्यूरिफाई करेगा, वायु को शुद्ध करेगा। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ओके, अगला, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व मनाया गया? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ये दोस्तों मनाया गया उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है झांसी में। 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक ये पर्व मनाया गया और यहाँ पर राष्ट्रीय रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के अवसर पर ये मनाया गया, क्योंकि 19 नवंबर को इनकी जयंती होती है। अगला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हो चुकी है। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार एक एरिया में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई गई है और वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 22,500 करोड़ की ये लागत वाली योजना थी। ये दोस्तों लखनऊ सिटी को गाजीपुर सिटी से जोड़ेगी। 341 किलोमीटर की कुल लंबाई होगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये भी एक एक्सप्रेसवे हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे हैं? 3 एक्सप्रेसवे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। 3 एक्सप्रेसवे वाला इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो कौन कौन से जिले कवर किए जाते हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इन जिलों को जोड़ता है ये। अच्छा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तहत निम्न में से कौन सा जिला नहीं कवर होता है? और ऑप्शन में तीन यहाँ पर जिले नाम दे दिए जाएंगे, यहाँ से एक कोई और जिला दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण जरूर साबित होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है, पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए इंतजार कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप खूब लाइक और शेयर करेंगे तो पार्ट 2 जल्द ही आएगा, और आएगा तो यहाँ पर आपको कार्ड बन जाएगा, मिल जाएगा, और उसको आप क्लिक करेंगे तुरंत पा जाएंगे वीडियो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगेन दोस्तों, MZT ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करके रखिए। अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का लेखपाल बैच, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण परिवेश बैच या फिर उत्तर प्रदेश खाकी बैच, इनमें से कोई भी बैच आप ले सकते हो। इंडिविजुअल बैचेज और भी अवेलेबल हैं, आप जा करके ले सकते हो। ऐसे ही डिटेल कंटेंट के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ, यहाँ पर और भी ज़्यादा क्वालिटी के साथ दिया गया है, कोर्स डिज़ाइन किया गया है। सबसे कम दाम पर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्स है ये, आप इसे ले सकते हो MZT ऐप से जा करके। तो सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर व्हाट्सएप क्वेरी चाहिए तो उसी पर जगह जगह व्हाट्सएप आइकॉन दिखेगा आपको, क्लिक करते ही आप हमसे संपर्क भी कर पाओगे और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।